हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है जेपी और आज दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 4 पे बात करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड प्रवर्ता स्क्रीनिंग 2021 में जो पेपर होने वाला है 21 मार्च को, उसके पूरे सिलेबस पाठ्यक्रम पर आधारित रहने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को अभी तक नहीं देखा हुआ है, या फिर जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो अपने चैनल प्लेलिस्ट में अपलोड कर किए हुए हैं, अगर आपने वो सब नहीं देखा हुआ है तो कृपया उन सबको देख लीजिएगा और फिर आप इसका पार्ट 4 को देखेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हुए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 10 आपके मैथ्स के रहेंगे और 15 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्या रहेंगे, रीजनिंग के ऊपर रहने वाले, हमेशा की तरह जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो रहेंगे मैथ्स के ऊपर और बाकी के क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। चलिए चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया हुआ है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है स्कूल और कितना समय लेता है, 15 मिनट लेता है। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट समय लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी औसत गति चाल क्या होगी, ये प्रश्न है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, आप सभी जानते हैं। चाल बराबर निकालना में चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ये मैं इसलिए रखा हूँ ताकि आपको इसका नॉलेज हो सके, है ना। अब हमें देखो चाल दे रखा है और क्या दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, दूरी। तो दूरी जिसको कवर कर रहा है, दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 गुना गया 20 हो जाएगा। ये डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। अब बोलता है प्रश्न कि यदि वो इस दूरी को 15 मिनट में तय करना चाहे तो उसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हाउ मच, जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको हमें डिवाइड करना कितने समय में करना है, 15 मिनट में। तो 15 से हम इसको काटा तो 5 से काटा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 या 15, 3 चक्कू 12 और 4 चक्कू 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। ये चीज़ आपने नोट करनी थी। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है और समय आपका मिनट में दिया हुआ है, तो इसको क्यों नहीं चेंज किया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखो दूरी बराबर हमने क्या निकाली, देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है, गुना गया समय कितना है दोस्तों, 20 मिनट का समय है। अब इसे हमें निकालना, इसको स्पीड बनाना है, तो स्पीड बराबर चाल दूरी बटा समय। समय कितना, 15 मिनट। 15 मिनट, देखो मिनट से मिनट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और इसको काटेंगे छाटेंगे तो फिर वापस कितना आ जाएगा, 16। तो यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पे हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप यूनिट कन्वर्ट करना भी चाहोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 16 ही आएगा, यह आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि बोलता है, ये आया आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता 10% लाभ कमाती है, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे ताकि लाभ उसे 30% का हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब वह वस्तु को कितने में बेच रहा है, 220 में बेचा, 10% लाभ हो रहा, मतलब किसी वस्तु का मूल्य क्या था, पहले 100% था, जब उसने उसे 110 मतलब 10% मोर करना पड़ेगा। 10% जब मोर में बेचेगा, 10% अधिक में बेचेगा तो 110 हो जाएगा। ये टोटल 100 का 10% 10 होता है और 110 हो जाएगा। तो 110 में बेचा तो इसका जो सेलिंग प्राइस था, ये जो विक्रय मूल्य था वो कितना, 220 था। कितना था दोस्तों, 220 था। अब बोल रहा हूँ अगर उसे 30% में बेचना चाहे, कितना बेचना चाहे, 30% के लाभ पे बेचना थे। जो वह पहले 100 था, अगर उसको 130% पे बेचना है उसको अगर, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब कितने में बेचना होगा। देखो अगर हम देखें ये 110 का कितना टाइम है, 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है दोस्तों, 2 टाइम्स। तो ये भी इसका क्या होगा, 2 टाइम्स। इसको डबल करेंगे, 13 दूनी 26, 260 रुपये। तो 260 रुपये में उसको उस वस्तु को बेचना पड़ेगा ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो सके। 30% का क्या हो सके, प्रॉफिट होने के लिए उसे उस वस्तु को 260 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में बात आई। किसी वस्तु को 10% पे बेचने का मतलब क्या है, 110% पे बेचा,
क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस है तो 110% क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना 220 रुपये, ये हमने लिख दिया। अब ये 110 का कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो ये 130% लाभ कमाने का मतलब क्या है, 30% लाभ पे किसी वस्तु को बेचना है तो मतलब 130% पे बेचना पड़ेगा। तो 130 मतलब 130, देखो ये दुगुना है तो ये भी दुगुना करना पड़ेगा, 13 26 300 260 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 260, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान दे दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। इन सबको जोड़ दो, बात सिंपल है ना। तो कितना भाग दिया, सबसे पहले 1/4 दिया उसने, प्लस फिर कितना दिया 1/2 भाग दिया, प्लस 1/5 भाग दिया। इन सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो इन सब का अगर हम जोड़ें तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा। कितना आएगा एलसीएम 20 आ जाएगा। यहाँ देखो 20 का गुणा यहाँ करना, 20 का यहाँ और 20 का यहाँ। 20 का यहाँ किया तो 4 से भाग दिया तो 5 आ जाएगा, प्लस 20 का गुणा यहाँ किया है तो 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, प्लस 20 का गुणा यहाँ किया तो कितना 5 से 4 बार 4 यहाँ आ जाएगा तो बराबर कितना होगा 10 में 15 और 4 19, तो 19/20। तो 19/20 भाग उसने क्या कर दिया दान दे दिया। क्या दे दिया दान मतलब भाग क्या कर दिया उसने, कुल कितना भाग दे दिया उसने। तो कुल कितना भाग दिया उसने 19/20 भाग। अगर बोलता कि शेष भाग कितना है तो टोटल भाग दिया कितना 19/20, तो शेष भाग अगर पूछा होता तो शेष कैसे निकालते हैं 1 - 19/20 दैट इज इक्वल टू 1/20 पार्ट अभी भी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तो अच्छा इसका जो आंसर था ये था 19/20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये औसत देखो 8 पुरुषों का औसत भार कितना है 1.5 की तरफ बढ़ जाता है जब एक नया व्यक्ति या नया पुरुष 65 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो नए व्यक्ति का भार बराबर जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो आपने कैसे करना है दोस्तों, जो पुराने व्यक्ति जो चला गया व्यक्ति उसका वेट कितना है वो लिखना है, प्लस क्या चेंजेज हो रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे 8 लोग थे, यहाँ से एक चला गया और इसके स्थान पर दूसरा आ गया तो व्यक्तियों की संख्या में कोई चेंज हो ही नहीं, लेकिन भार क्या बढ़ गया 1.5 kg। तो पहले 8 थे और जो चेंजेज हो रहे हैं 1.5 का चेंज आ रहा है। तो 65 प्लस इसका गुणा करेंगे 5 8 40 हो जाएगा, 8 कम 8 और 4 12। ठीक है, है ना 8 का क्या ना 8 पंजे 15 120 होता है, सीधे डायरेक्टली ऐसे कर लो है ना। तो 12 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77 kg। ठीक है, तो जो नया व्यक्ति वहाँ आया है उसका वेट कितना हो गया 77 kg। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये उस ब्याज से आया हुआ है, बोलता है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने एक ध्यान रखनी है। कौन सी ट्रिक, एक ट्रिक को आपने ध्यान में रखना है। कौन सी ट्रिक से करना है इसको, जो जितना गुना बोला गया है कितना गुना निकालना आपको 4 गुना निकालना है। तो इस 4 में से 1 घटा देना है और जो वर्ष दिए गए हैं उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 20 दैट इज इक्वल टू 60 ईयर में जो होगा वह पैसा डबल में 4 टाइम्स हो जाएगा। वह पैसा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह अगर बोला होता माना बात कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 2 टाइम्स हो जाती है, 15 ईयर में कितनी हो जाती है दोस्तों 2 टाइम्स हो जाती है, तो 4 टाइम्स कितने या 6 टाइम कितने उसमें हो जाएगी। तो आपने क्या करना है इसको जो जितना टाइम्स पूछा उसमें से 1 माइनस कीजिए तो 3 हो जाएगा और जो ईयर दिया गया पहले वाले के लिए उसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 45 साल में क्या हो जाएगा दोस्तों वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। तो 60 ईयर में दोस्तों वो पैसा डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज देखो, बोलो किसी परीक्षा में जब भी परसेंटेज का बात होता है दोस्तों टोटल वैल्यू आपने हमेशा क्या माननी है, आपने 100% मान के चलनी है। तो बोलता है कि किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हो गए और 29% छात्र जो है गणित में फेल हो गए और 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। तो बताओ दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। देखो 100 में से जितने फेल हो गए वो घट जाएंगे और जो बच जाएंगे वो आपके क्या होंगे पास कहलाएंगे। बात समझ में, जैसे मैं बोलूँ कि 10 में से भाई 8 बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए भाई 2 बच्चे पास हुए। कैसे, इन दोनों को आपने घटाया जब। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है, वैसे ये वाला क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना है। देखो परसेंटेज केस है तो यहाँ देखो दोस्तों
एक्चुअल में पास कितने लोग हो रहे हैं, तो इसको करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ट्रिक से हम इसको देखें अगर, ट्रिक क्या है, टोटल परसेंटेज कितने हैं भाई, 100 हैं, तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, है ना, परसेंट ना लिखो, सिर्फ 100 लिखो। तो टोटल कितने भाई 100 माइनस करना है आपने, देखना है पहले कि दो विषय में कौन कौन फेल है, तो 38 फेल है प्लस 29 फेल है, और इसमें से जो दोनों विषयों में फेल है उसको माइनस कर देना है, उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 100 माइनस ये कितना जोड़ा हुआ, ये जोड़ के हुआ 8 और 9 17, और ये 67 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 57 घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 43। तो 43 ऐसे स्टूडेंट है जो दोस्तों क्या हो गए, दोनों विषयों में पास हो गए, जो दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गई। ये आपका 43 का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो ऐसे आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सम्मुख आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि 18 वस्तुओं का, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखो प्रतिशत लाभ की बात, जब प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, तो हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कॉस्ट प्राइस है, जब इस तरह का प्रश्न होता है दोस्तों, तो ये वाला जो वो है वो विक्रय मूल्य होता है, और ये वाला जो 15 होता है ये क्रय मूल्य में गिना जाता है। जैसे यहाँ देखिए लिख लेते हैं हम लोग ना, देखो 15 18 है, सॉरी ये ना 18 कॉस्ट प्राइस है, इक्वल में है 15 सेलिंग प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस और वो निकालना, रेशियो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू हाउ मच, 15/18। ये आपका क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, ये क्या आपका सेलिंग प्राइस है। अब हमें देखना है कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो लाभ क्या होता है, देखो 15 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 18 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है अगर, तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस कितना है 15, तो 15, अब क्योंकि हम परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 20, तो 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना लाभ हो रहा है इसमें, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में बैठे हैं दोस्तों आप लोग, तो कैसा करना है, ये वाला जो होता है आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और जो विक्रय मूल्य के बगल में दिया गया होता है ये आगे वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस 15। हमें पता है कि 18 रुपये में ये बेच रहा है और 15 में खरीद रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपये का। घटा देंगे ना 18 में से, ये क्या 3, तो बचा क्या है। अब बटन में क्या रखना आपने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हम लाभ और हानि निकालते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको काटेंगे, ये 5 से काटा, इसको इससे काटेंगे तो 20% क्या आएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बोलता है कि जनसंख्या की किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 5% है। कोई शहर है माना बात, तो जनसंख्या वृद्धि, अगर वार्षिक वृद्धि की हम बात करें तो 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट टाइम में कितनी जनसंख्या है, 20,000 है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या है, पॉपुलेशन इक्वल टू, अभी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी दोस्तों, वर्तमान में कितनी, 20,000, वर्तमान में कितनी है 20,000, तो ये लिख दिया हमने, इनटू, अब देखो दोस्तों एक साल में कितना बढ़ रहा है 5%, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा वो देखना हमें। तो एक साल में देखा हम लोगों ने तो 5% बढ़ पाए, 100% पॉपुलेशन थी, तो 100% में 5% इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो, 105/100। फिर ये दोस्तों अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, और फिर से क्या, फिर 5 साल का 5% बढ़ेगा, तो पहले 100 हो जाएगा, 100 में 5% और जुड़ेगा तो कितना हो, 105/100। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर 2 गुना, इन दोनों गुणा करेंगे तो 5 5 10, 110, और 5 5 25, इतना हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 0, ये 2, ये 2, तो ये आपका दोस्तों 22,050 हो जाएगी वहाँ की पॉपुलेशन। कितने साल बाद, 2 साल बाद उस शहर की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 22,500। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होगा दोस्तों, अगर माना घट रही होती जनसंख्या, तो घट रही होती माना तो बोलता कि 2 साल बाद कितनी जनसंख्या रह जाएगी, तो ये 20 तो था ही हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, पहले 100 था, अब 5% घटेगा तो वो हो जाएगा 95/100।
और फिर से ये प्रिंसिपल बन जाता है वापस, तो फिर से 5% अगले साल फिर से एक साल के लिए आ गया, और फिर उसके बाद अगले साल के फिर से 5% घटेगा, तो 100 में से 5 गया तो 95 मल्टीप्लाई 100। इसको काटेंगे छाटेंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 साल बाद जनसंख्या इतनी रह जाएगी, है ना, जो आप निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या है। ये रेलगाड़ी से आया हुआ, देखो बोलता है कि 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो देखो दोस्तों, इसको करने के लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को या किसी आदमी को या किसी खंभे को या किसी पेड़ को पार करती है दोस्तों, तो स्वयं के लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाए, क्योंकि ये क्या कर रही है, किसी बिजली के खंभे को क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो इसकी डिस्टेंस जो बिजली खंभा है इसकी डिस्टेंस जो लंबाई जो है रेलगाड़ी के सापेक्ष नगण्य मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये खंभे को क्रॉस करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 108 है, और टाइम क्या लग रहा है इसको पार करने 20, तो टाइम यहाँ 20 दिया हुआ, इसको काटेंगे तो जो आएगा आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपको मीटर प्रति सेकंड में आएगा। यहाँ देखो ऑप्शन में क्या किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो 108 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई, देखो भाई ये छोटा मात्रक है और ये बड़े मात्रक में जाता है, हमें पता है 18 और 5 का कुछ खेल होता है। तो देखो याद करने का क्या विधि है, जब देखो छोटा मात्रक जब बड़े में चेंज हो रहा है, देखो मीटर प्रति सेकंड किस में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो इन दोनों में जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो छोटा होता है उसको नीचे लिखा जाता है, ऐसे इसको करना होता है, ठीक है। इसको काटिए जरा, 2 से काटेंगे भाई तो 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे भाई तो 9 हो जाएगा, है ना। इसको इससे काटेंगे 0.9 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 छक्का 30, तो 21.6 गुना गया 0.9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इतनी चाल हो जाएगी उस रेलगाड़ी की, ठीक है, समझ गए बात को। ये तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, 1 मिनट कहीं गलती हो गई क्या, एक बार फिर से करके देखते हैं इसको। देखो भाई रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता है, इतनी लंबी रेलगाड़ी 20 सेकंड में किसी बिजली खंभे को पार करती है, तो 20 सेकंड पार करते तो डिस्टेंस कितना, क्या कहते हैं, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी 108 बटा टाइम कितना दे रखा 20 सेकंड, तो इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चक्कू 8, है ना, ये बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 से काटना 10 आ जाएगा, तो मतलब 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 18/5 हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, है ना। देखो भाई छोटे मात्रक को हमें बड़े मात्रक में बदलना है तो इतना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इससे काटा दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, है ना, और 4 बजे 5, 4 में जाएंगे तो 5 8 40, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 बचा, 4 में जाता नहीं तो 0 लगाया तो 5 8 40 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 18 गुना आ गया 1.8, तो 8 8 64, है ना, या ऐसा कर लो यहाँ पे ना, 18 ये 18 लिख दिया, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, है ना, 1 1 2 और 2 4, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 42.4। तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, ये इसका मतलब यहाँ ऑप्शन में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था 42.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको आप देख लेना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर शेषफल हमें से क्या बचे प्रत्येक दशा में,
21 बचे। देखो दोस्तों, जब भी छोटी से छोटी की बात करता है तो हमें पता है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। तो इन सभी संख्याओं को हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 27, 42, 63 एंड 84 का हमें क्या निकालना है साहब, एलसीएम निकालना है। तो 3 से भाग करते हैं, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, 8 4 12 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 अठा 24। फिर से हम क्या करते हैं, इसको वापस 3 से ही काट लेते हैं। तो 3 3 9 हो जाएगा, 14 जाएगा नहीं तो ऐसे रहेगा, 3 7 21 रहेगा और फिर आपका 28 वापस वैसे छूट जाएगा। ठीक है, अब 7 से काटें अगर हम इसको, 7 चक्कू 28 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर ये 3 बच जाए। अब देखो 2 से काटेंगे अगर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 3 वैसे रहेगा। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, तो LCM बराबर हो जाएगा 3 गुना गया 3 गुना गया 7, ये सब का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये सब यहाँ तक, 7 गुना गया 2 गुना गया 3 गुना गया 2, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 3 3 7 2 3 2, इन सब का मल्टीप्लाई किया। देखो 7 या 21 हो, नहीं सॉरी, 7 या 21 या 63 ये हो गया, 7 या 21 या 63 गुना गया 3 चौको 12 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 हो गया, हासिल 3, 12 छक्का 72 और 3 75, 75। इतना आ गया दोस्तों हमारा एलसीएम। अब क्या बोलता है कि जब इससे और इस सभी संख्याओं से इस संख्या को अगर हम भाग दें तो हमेशा क्या बचना चाहिए, शेष 21 बचना चाहिए। तो देखो जरा, इस 27 में से काट पूरा कट जाएगा, इससे भी काट पूरा कट जाएगा, इससे भी काट पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो संख्या होगी ये 21 ज़्यादा होगी। मतलब कहने क्या है, ये 756 है तो ये 21 ज़्यादा होगी जब, तभी तो यहाँ शेष पर क्या बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा भाई 7, 5 और 2 7 और 7 ये है, तो 777 हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपने एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा, क्योंकि आपको शेष पर प्रत्येक दशमलव कितना बचाना है, इससे भी भाग करें तो 21 बच जाए, इससे भी करें तो 21 बच जाए, इससे भी सबसे करें तो 21 बचना चाहिए शेष पर। तो अगर इसमें भाग देंगे तो ये तो इससे भी कटेगा, सबसे कट जाएगा, इन सभी से कट जाएगा। तो जब ये संख्या 21 ज़्यादा होगी तब प्रत्येक दशा में क्या आएगा, 21 ही शेष फल आएगा, और वो संख्या कौन सी होगी, 777 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन तो कथन निष्कर्ष। अब देखो, अब यहाँ से दोस्तों रीजनिंग लग चुका है। क्या लग चुका है, रीजनिंग। यहाँ क्या बोलता है दोस्तों, इसके लिए वे नारे की मुझे लगता है आवश्यकता पड़ेगी। कोई अध्यापक साइकिल से स्कूल नहीं जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो टीचर होगा वो साइकिल से स्कूल कभी नहीं जाएगा। बात समझ में आई। दूसरी बात, आनंद साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। आनंद क्या है दोस्तों, साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। देखो ऊपर क्या बोल रहा, कोई अध्यापक स्कूल साइकिल से नहीं जाएगा, और आनंद क्या जा रहा है, साइकिल से स्कूल जा रहा है। इसका मतलब आनंद अध्यापक नहीं है। एक मिनट, आनंद अध्यापक नहीं है, क्या ये बात है, या आनंद एक विद्यार्थी है, ये बात सत्य है, बताओ जरा। देखो आनंद का कहीं जिक्र ही नहीं है इस दिए गए कथन में, आनंद का कहीं जिक्र ही नहीं है कि वो क्या छात्र है। कि देखो भाई, आनंद स्कूल तो जा रहा है, तो क्या स्कूल, क्या आपका क्या टीचर ही जाता है क्या, या छात्र ही जाता है स्कूल? भाई वहाँ का पियोन भी तो स्कूल जा सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई जरूरी नहीं कि विद्यार्थी स्कूल जाए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दूसरी बात है, आनंद एक विद्यार्थी है, ये आपकी हो जाएगी गलत, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ये आनंद जो एक विद्यार्थी है कि नहीं है। कथन कुछ कहा ही नहीं गया है, तो इसका मतलब हम दूसरे ऑप्शन को हम लोग सत्य नहीं मान सकते। हो सकता है ये शिक्षक तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो, जो अध्यापक वो साइकिल से नहीं जाएगा स्कूल, ठीक है, साइकिल से स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन विद्यार्थी जा सकता है और अन्य लोग जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये बताना कि आनंद एक विद्यार्थी है, ये हो जाएगा गलत। है कुछ भी हो सकता है, पियोन भी हो सकता है, बाबू जिसको हम बोलते हैं, कोई भी कर्मचारी वहाँ का हो सकता है। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट क्या बोला, निष्कर्ष क्या बोला, आनंद अध्यापक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आनंद अध्यापक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो साइकिल से जाएगा वो क्या बनेगा, अध्यापक बनेगा। वो जो साइकिल से जाएगा वो इतना तो कंफर्म है कि अध्यापक नहीं, वो बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब आनंद अध्यापक नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कथन का ऑप्शन नंबर बी, मतलब निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है दिए गए कथनों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
कि एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ जाता है और दूसरे मिनट में वह 12 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है, फिसल जाता है। इस दर से वह कितनी देर में खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है दोस्तों कि ये जो खंबा है पहले ये कितना मीटर का है, 30 मीटर का है। कितना मीटर का है दोस्तों, 30 मीटर। इस तरह के प्रश्न को जब हल करना आपने तो सबसे पहले ये देखना है कि एक मिनट में कितना चढ़ रहा हो, कितना चढ़ रहा है, 15 मीटर चढ़ रहा है। तो टोटल में से उतना घटा देंगे, 15 मीटर, तो 15 बचा, तो यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक 15 मीटर ना। तो ये वाला 15 मीटर आपने छोड़ देना है और ये वाला 15 मीटर जो बचा हुआ है इसे कितनी देर में चढ़ता है वो पहले चेक करना आपने, जब भी इस तरह का प्रश्न आप सॉल्व करो। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ देखो देखो भाई, एक मिनट में क्या हुआ कि 15 मीटर चढ़ा, अगले एक मिनट में क्या हुआ, 10-12 मीटर नीचे फिसल गया। तो कहने का मतलब क्या है, कुल टाइम कितना हो गया, 2 मिनट। 2 मिनट में कुल कितना चढ़ा हो, देखो 15 पहले चढ़ा और फिर 12 नीचे फिसल गया, तो कुल कितना चढ़ा, 15 में से 12 गया कितना, 3 मीटर चढ़ा। कहने का मतलब क्या है कि 2 मिनट में केवल 3 मीटर चढ़ रहा है और इसको चढ़ा हुआ पहले कितना मीटर, 15 मीटर। देखो 2 मिनट में जब 3 चढ़ता है तो कितने मिनट में 15 चढ़ेगा, तो देखो 2 मिनट बराबर ये 3 है, अरे यार ये कितना है, 3 है, 3 मीटर है। इसको हमने 15 बनाना, क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कैसे गुणा कर दो, 5, तो 5 दूनी 10 मिनट में कितना चला गया, 15 मीटर चला गया। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ तक पहुँच चुका है वो। अब क्या बोल, अब यहाँ देखो एक मिनट में कितना चलता है, 15 मिनट। जब अगला मिनट आएगा दोस्तों तो वो 15 मिनट चढ़ेगा ऊपर यहाँ, और यहाँ से इसको पकड़ जाएगा, अभी नहीं फिसलेगा। जब 15 मिनट बचा हुआ है तो ये से ही ऊपर पहुँचे, टॉप में पहुँच जाएगा, अब नीचे नहीं फिसलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगले मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 15 मीटर चढ़ेगा। और 15 कितना हो गया, 30 हो गया, और 10 और कितना हो गया, 11। तो 11 मिनट में कितना चढ़ गया पूरा। देखो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, अगर आप सीख चुके हैं तो ये सब करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो 1 मिनट, तो क्या कहते हैं, 11 मिनट में कितना चढ़ेगा, वो पूरा 30 मीटर चढ़ जाएगा। तो 11 मिनट का समय लगेगा। अगर आप परीक्षा में बैठे हुए हैं तो आप जानते हैं भाई कि 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, वो 3 मीटर चढ़ रहा है, क्योंकि 15 में से 12 वो फिसल जा रहा है, तो बचा कितना, 3 मीटर। तो अब हम देखना है कि 15 मिनट कितने में चलता है। तो 5 दूनी 10 मिनट में वो कितना जाएगा, 15 मीटर जाएगा। और फिर 15 मिनट जैसे अगला मिनट लगेगा तो 1 मिनट में 15 चढ़ रहा है, तो 15 ये 30 हो जाएगा, और 10 और 11। तो इतना आपने करना होता है वहाँ पे सिर्फ। तो क्योंकि आपको समझाना था तो इसलिए मैंने आपको फिगर से भी समझाया और अच्छे से भी आपको समझ में आया होगा, ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, तो भाई 11 मिनट में क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति, वो बंदर जो है टॉप में चढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि रैंकिंग्स आया हुआ है कि किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 18वां है, 8वां है और नीचे से 84वां है। तो कुल कितने प्रतियोगी हैं उसमें। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होता है दोस्तों, तो एक साइड से और दोनों साइड से अगर दिया होता है, तो जैसे यहाँ बोला गया है कि ऊपर से, तो ऊपर नीचे बोला हुआ है ना, तो ऊपर से दोस्तों कितना 8वीं रैंक पे है यहाँ पर ये, और नीचे से अगर हम देखें इसको तो कौन से रैंक पे है, 84 रैंक पे है। जब दोनों साइड की रैंक दी गई हो तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, टोटल जो स्टूडेंट या छात्र होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, दोनों साइड के रैंक को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। जो आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 बच जाएगा यहाँ पर, 8 में से 1 7 बच जाएगा, 7 इसमें जोड़ देंगे तो 7 4 11 और ये 9, तो 91। तो 91 स्टूडेंट होंगे उस पंक्ति में या उस कक्षा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखो दोस्तों क्या बोलता है, आनंद कथन आ रखा, आनंद एक कलाकार है, दूसरा क्या बोलता है, कलाकार सुंदर है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको वैनारिक बनाने की आवश्यकता हमें मुझे लगता है। आनंद क्या है दोस्तों, एक कलाकार है। आनंद क्या है, कलाकार है, और कलाकार क्या है, सुंदर। अगर बनाना चाहते से देखो, आनंद है, ठीक है, और क्या है, आनंद कलाकार है। क्या है दोस्तों, कलाकार है, ठीक है, और कलाकार क्या है, सुंदर है। कलाकार क्या है दोस्तों, सुंदर है। अब ऑप्शन नंबर, सभी सुंदर व्यक्ति कलाकार हैं। सभी सुंदर, देखो मैंने क्या आपको ट्रिक बताया हुआ है, जब अंदर से बाहर, अंदर की तरफ से बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ में बात करते हैं, और अंदर से अगर हम बाहर की तरफ बात करते हैं तो सभी प्लस कुछ में आपके जो निष्कर्ष होते हैं वो सही निकलते हैं। तो बोलता है कि सभी सुंदर व्यक्ति क्या है, सभी सुंदर व्यक्ति क्या है, कलाकार हैं। तो ये गलत हो जाएगा, कुछ बोलता कुछ सुंदर व्यक्ति कलाकार, तो सही हो जाता है, ये हो जाएगा गलत आपका।
इस तरह दूसरा देखते हैं, आनंद सुंदर है। आनंद क्या है? सुंदर है, बिल्कुल जवाब, क्योंकि सारे के सारे कलाकार सुंदर हैं, जिसके अंदर क्या है, देखो सारे के सारे कलाकार जिसमें आनंद भी है वो कौन है? सुंदर है। तो आनंद क्या है? सुंदर है। ये दूसरा आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है, दूसरा वाला। तीसरा देखते हैं, आनंद सुंदर नहीं है। नकारात्मक बात हम कर ही नहीं सकते दोस्तों। जब दोस्तों दिए गए कथन सकारात्मक होते हैं तो जो निष्कर्ष होते हैं नकारात्मक हमेशा, जो नकारात्मक निष्कर्ष वो हमेशा गलत होते हैं। तो ये तीसरा नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है। अगला देखो, सुंदर व्यक्ति कलाकार नहीं है। नकारात्मक बात कर ही नहीं सकते दोस्तों हम लोग, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर सेकंड है और आपका आंसर कौन सा है? फोर्थ है। आपका आंसर क्या है? कौन सा आया सही? नहीं, ये नहीं, सिर्फ एक पहला आया आपका आंसर, सेकंड आपका क्या आया? करेक्ट आया। ये भी गलत हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका आंसर केवल कौन सा है? दूसरा अनुसरण करता है आपका निष्कर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है मतलब। तो क्या बोलता है कि स्टार का तात्पर्य प्लस है, डॉलर का मतलब मल्टीप्लाई है, हैश का मतलब भागा है, एट द रेट का मतलब माइनस है। तो इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो देखो इसको कहना 55 52, हैश का मतलब देखो क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड दिया गया है 12 से। फिर फिर आपके पास डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या बताया? गुणा कर देना है। गुणा करना है किससे? 2 से। फिर आपके पास क्या है? स्टार है, स्टार को क्या बोला? प्लस कर देना है, तो प्लस हो जाएगा 15। और फिर एट द रेट दिया गया है, तो एट द रेट का मतलब क्या बोला? माइनस कर देना है 27। ये आपने कर दिया। तो अब इसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हल करना दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करें? डिवाइड करेंगे। तो 12 का भाग पर इसमें देंगे, तो 12 चौक 48, 12 चक्कू 48 हो जाएगा, है ना। 48 तो ये गया, तो 7 बच जाए तो 72, 12 छक्का 72, तो 46 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 15 माइनस 27, ठीक है। इसको 46 का दोगुना करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9 92 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 27। अब चाहो तो इन दोनों को भी यहाँ पे एडवांस में सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे देखो इन दो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 7, सॉरी 5 और 2 7 हो जाएगा, 9 और 1 10, 107 में से आपने 27 को माइनस कर देना है, तो ये 0 बच जाएगा, और ये 10 में से ये गया तो कितना बच जाएगा? 8, 80। तो 80 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किस? इस इक्वेशन का। जब आप इन संकेतों का मतलब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है? 80 आ जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक छाया कॉन्सेप्ट पाया हुआ है दिशा वाले से, कि बोलता है कि प्रतिदिन सुबह गुंबद की छाया इमारत पे तथा शाम को उसी प्रकार इमारत की छाया गोल गुंबज पे गिरती है, इसलिए इमारत के सापेक्ष गोल गुंबज किस दिशा में है? देखो दोस्तों, सुबह का समय है और क्या बोलता है? गोल गुंबज की छाया इमारत पर गिर रही है। हम जानते हैं कि जब सूर्य उगता है तो हमेशा कहाँ उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उसकी छाया उस समय कहाँ जा रही होती है? पश्चिम की ओर जा रही होती है। तो कहने का मतलब क्या, जब यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पर अब देखो किसकी छाया पड़ रही है? गुंबज की छाया। ये इसको मान लेते हैं हम गुंबज है। ये कौन है? ये गुंबज है। इसकी छाया पड़ रही, इसकी शैडो पड़ रही है किधर को? गुंबज पे पड़ रही है, सॉरी इस पर इमारत पे पड़ रही है। तो ये इमारत बना लेते हैं हम, एक छोटी सी इमारत है ना। इस इमारत पे क्या पड़, इसकी छाया पड़ गई। किसकी छाया पड़ गई? इसकी छाया पड़ गई गुंबज की। ये गोल गुंबज की छाया किसकी पड़ गई? सुबह के समय बोलता है। और जब इसी प्रकार जब छाया उसी प्रकार इमारत की छाया गोल गुंबज पे पड़ती है, तो कहने कब? शाम को। अब दोस्तों जब सूर्य यहाँ होता है तो व्यक्ति किसी भी दिशा में डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसकी छाया तब कहाँ जाती है? पूर्व की ओर। कहने का मतलब क्या है? जब सूर्य उगता है तो छाया हमेशा पश्चिम में जाती है, और जब सूर्य पश्चिम में होता है तो छाया हमेशा कहाँ जाती है? पूर्व दिशा में, तब चाहे व्यक्ति किसी भी दिशा में गतिमान हो। ये बात का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो अब जब सूर्य यहाँ है तो छाया यहाँ है, और जब सूर्य यहाँ है तो छाया यहाँ है। तो कहने का मतलब क्या है? ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि इमारत के सापेक्ष इस इमारत के सापेक्ष गोल गुंबज किस दिशा में है? अगर हम यहाँ से दिशा लगाएं तो ये कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो कौन दिशा में है? पूर्व दिशा में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? ये दोस्तों एनालॉजी पे है, क्वेश्चन आया हुआ है कि बोलता है कि न्यूमेरल को ऐसा, और ये है ये पे और यहाँ पे क्या आएगा?
है ना। तो उसको कैसे करें, देखो न्यूमेरल लिख दो, NUME, पर हम ये देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे UEA। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हमेशा लास्ट और शुरू को सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा M, यहाँ पे आ रहा है N। अब देखो हो क्या रहा है, जो शुरुआत का लेटर है वो कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है। तो यहाँ भी तुरंत वैसे ही करते जाओ, जो यहाँ हो रहा है वैसे ही यहाँ करते जाओ। जो ये A है ये कहाँ आएगा, लास्ट में। तो अब देखना A कहाँ है लास्ट में, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे अभी आंसर नहीं बताया जा सकता। अब देखो जो आपका L है वो कहाँ जा रहा है, तो L देखो कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे देखो R देखो सेम प्लेस पे बना हुआ है, कौन से नंबर 1 2 3, तो 1 2 3, तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पर कौन है, आपका B बनेगा। ये B यहीं पर रहेगा, जिस तरह से R का R बना हुआ है B पे रहेगा। अब देखो कि कौन से स्थान पे A B पे यहाँ पे B मिलता है, देखो यहाँ पे B मिलता है तीसरे स्थान पे, यहाँ पे देखो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं आंसर। अगर आप संतुष्टि चाहते हैं तो एक अल्फ़ाबेट और देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये बीच वाला, इसके बीच में देखते हैं, बीच में M आ रहा था, तो M कहाँ था, यहाँ था, 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पे M था जो लास्ट के सेकंड में चला गया, पाँचवें नंबर पे 1 2 3 4 5। ये जो G है यहाँ आ जाएगा, तो G है यहाँ पे, बिल्कुल है यहाँ पे। और कहीं G का कॉम्बिनेशन यहाँ तो है लेकिन यहाँ B नहीं है, यहाँ है G तो यहाँ बगल में बैठा है, यहाँ उल्टा बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर B आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब इस तरह के प्रश्न आप करते हैं दोस्तों, तो आपने पूरे नहीं 2-3 अल्फ़ाबेट चेक करने ताकि समय बच सके आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, कूट भाषा में आया हुआ है। देखो क्या बोलता है, एक निश्चित कूट भाषा में SUE रेनिक का अर्थ है सी इज ब्रेव, PISOR सोर रे निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सोर रे झी का अर्थ है इज ऑलवेज चेयरफुल। तो बताना आपने स्माइलिंग का कोड क्या है। सबसे पहले स्माइलिंग देखना कहाँ है, स्माइलिंग यहाँ है, और इसके जो ये है वो ये दे रखे हैं यहाँ पे ये वाले, ठीक है। अब जो स्माइलिंग का कोड इन्हीं में जो छुपा पड़ा है कहीं, तो हमने देखना है कि जैसे ऑलवेज यहाँ है, क्या कहीं और जगह भी है ऑलवेज, तो यहाँ ऑलवेज है, यहाँ ऑलवेज है। हमें इनका कोड निश्चित रूप से नहीं ढूंढना है, बस होना चाहिए बस। जैसे ऑलवेज यहाँ है, ऑलवेज यहाँ है, तो इसी तरह से इन दोनों में एक कोड कॉमन होना चाहिए, तो उसको काट दो, जैसे सोर सोर, ये दो। अब देखो जैसे सी यहाँ है और सी कहाँ है दिख रहे हो, यहाँ दिख रहे हैं, इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें क्या निक कॉमन दिख रहे हैं हमको, ये काट दिया, निक काट दिया हमने। इस देखो इज यहाँ है, ये इसको काटो, और इज इसमें भी है, तो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, रे यहाँ है और रे यहाँ है। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, स्माइलिंग बचा, और यहाँ क्या बचा, PI बचा। इसका मतलब स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, PI। ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, PI जो आपका स्माइलिंग का कोड बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बस शहर A से रवाना होती है, इस बस में, ये देखो मैथमेटिकल रीजनिंग से आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, जो आपका गणितीय जो क्या कहते हैं तर्क शक्ति होती है, जो आपके प्रवक्ता स्क्रीन सिलेबस में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना उसको, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो इस बस में औरतों की संख्या जो है पुरुषों की संख्या की आधी है। तो यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा भाई आपको ना, तो मैं मान लेता हूँ, माना मेल बराबर एक्स, माना कुछ तो माना ही पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो फीमेल क्या है, फीमेल की पॉपुलेशन क्या है, बोला है क्या, जो महिलाओं की संख्या, औरतों की संख्या है वो पुरुषों की आधी है, तो पुरुषों की संख्या x माने तो x/2। बस ये अब आपको पता लगा मेल कितने और फीमेल कितनी, हमें यहाँ इसमें पता लग गया। अब आगे क्या बोलता है, बोलता है कि शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर गए। देखो पुरुष थे कितने, x थे, इसमें 10 पुरुष उतर गए, तो 10 मतलब कम हो गए ना, मतलब समझ गए बात को। और उसमें 5 औरतें चढ़ गई। देखो कितनी औरतें थी पहले, x/2 थी, और चढ़ी कितनी, 5 औरतें, तो इसमें औरतें प्लस हो जाएंगी। जब ये प्रक्रिया होती है कि, तो इस प्रकार बस में पुरुषों और औरतों की संख्या जो है बराबर हो जाती है। बस सिंपल तो है, लग तो बहुत टफ रहा है लेकिन कुछ नहीं है इस प्रश्न में। देखो अब x को एक साइड कीजिए, और आप दोस्तों वो जो नंबर उनको एक साइड कीजिए। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो x - x/2 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 10 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग, तो x/2 बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 दूनी
30, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखो मैन की क्या संख्या मानी हमने, x मानी है, मतलब 30 आ गया कि नहीं आ गया। और फीमेल की संख्या क्या है x/2 मतलब 30/2 मतलब 15। अब पता भी लग रहा है, देखो क्या बोलता है कि इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। औरतों की संख्या 15 है और पुरुषों की संख्या कितनी है 30 है, तो महिलाओं की संख्या आधी हो गई ना, 30 का आधा 15 ही तो होता है। लेकिन ये प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है कि कुल कितने सवारियां हैं, प्रारंभिक के कुल कितनी सवारियां थी। तो प्रारंभ में कितनी सवारियां थी भाई, 30 पुरुष थे और ये 15 महिलाएं हैं उसमें, तो टोटल कितना हो गया 45, टोटल कितना हो गया 45। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, घड़ी से आया हुआ है कि बोल रहा है एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु दिए गए हैं। बिंदु लगे, जैसे घड़ी है तो एक बिंदु यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 6 के स्थान पे और यहाँ पे लगा हुआ है, बस। ठीक है, उसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा, ये ध्यान रखने वाली बात है, उल्टा रखा जाए, रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी में 7:50 जैसा समय देखने को मिलता है। कितना समय देख रहे हो, 7:50 का लगभग वो समय देख रहा है। तो बोलता है कि वास्तविक घड़ी का समय क्या हो रहा होगा। देखो दोस्तों, दर्पण क्या होता है, हमेशा लंबवत अवस्था में रखा जाता है। दर्पण हमेशा कैसे रखा जाता है, लंबवत अवस्था में। दूसरी बात दोस्तों, इस दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को उल्टा रख दिया जाए और तब इसमें पिक्चर देखें, तब इसमें क्या देखें, पिक्चर देखें, तब यही दर्पण आपका जल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, जल प्रतिबिंब की तरह काम करता है। ये बात भाई आपने नोट कर लेनी है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये जो दर्पण वाला क्वेश्चन है, दर्पण वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर घड़ी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, जब उल्टा कर दिया तो अब ये जल की तरह काम कर रहा है। ये दर्पण क्या काम कर रहा है, जल की तरह काम कर रहा है। मतलब जो ऊपर, जब हम उल्टा कर देंगे तो ऊपर वाली वस्तु जो है नीचे दिखाई देगी और नीचे वाली वस्तु कहाँ दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देती है, उल्टा दिखाई देता है इसमें जल में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने। तो अब इस समय को आपने क्या करना है दोस्तों, 18:30 में से माइनस कर देना है। अगर आपने मेरे क्लॉक का जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं दोस्तों यूट्यूब पे, अगर आपने अपने चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लॉक के 7 पार्ट्स हैं दोस्तों उसमें, अगर आपने वो नहीं देखे हुए हैं तो कृपया उनको देख लीजिए। और ये भी करना, कोशिश करना कि आप जो प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है, 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और चौथा जो अभी ये चल रहा है हमारा, इनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसको घटा दिया भाई तो कितना, देखो अब ये भाई 30 में से 50 जाता नहीं, तो इसमें एक हासिल लिया तो कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 80 है ना, क्योंकि यहाँ से हमने क्या 60 यहाँ से हासिल ली, तो यहाँ क्या 17 बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 80 में से गया तो कितना हो जाएगा, 30। एक मिनट जाओ, डिस्टर्ब हो गया होगा आपका ना सही से इसको लिख देते हैं हम लोग। देखो भाई टाइम कितना था, 7:50। वो इसको क्योंकि जल की तरह काम कर रहा है तो इसको कितने में से घटाना, 18:30 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना आपने, 30 में से घटा देना है। किसको घटाना है, जो टाइम दिया 7:50 को। किसको घटाना है दोस्तों, 7:50 को। अब देखो 30 में से 50 जाता नहीं है तो क्या करना होता है, यहाँ से एक हासिल लेनी पड़ती है। एक हासिल लेने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से 60 मिनट आपने हासिल ली, तो यहाँ कितना बच गया, 17 बच गया। मतलब 17 बजकर, देखो ये 30 पहले था और ये 60, ये 36 90, तो 90 मिनट यहाँ हो गया। अब 7:50 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 10 और यहाँ कितना बच जाएगा 40। तो 10:40 जो है उस घड़ी का वास्तविक समय था, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाइयों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि बोलता है कि यदि जे को 20 के रूप में कोडित किया जाता है और बैट को 46 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो बताइए क्रिकेट को कौन से रूप में निरूपित किया जाएगा। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपने एक शब्द याद रखना है दोस्तों, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। तो ये होता है दोस्तों 3, ये होता है 6, ये होता है 9, ये होता है 12, ये होता है 15, ये होता है 18, ये होता है 21, ये होता है क्रमांक इसका 24। तो अगर हम देखें तो जे का क्रम, देखो जे को क्या बोलता है, जे को कितना लिख रहा है, ये 20 लिख रहा है। तो कैसे लिखा होगा, पहले जे का देखो, आई के बाद जे आता है, तो जे का क्रमांक कितना होता है दोस्तों 10, और 10 का दुगुना करें तो कितना बनता है 20। इसी तरह से देखें हम बैट को क्या बोलता है, ये 46 बोलता है।
तो बैट में देखें बी का होता है दोस्तों 2 प्लस ए का कितना होता है 1 प्लस और टी का कितना होता है 20। टी का कितना देखो पी क्यू आर एस और टी, देखो आर का 18 क्रमांक है, इसका 19 हो जाएगा, इसका कितना है 20। इस सबको जोड़ा तो 20 21 और 2 23, तो 23 हुआ। और 23 का अगर डबल करें तो 23 दूना कितना आता है 46 आता है। इसी तरह इनके सबके जो क्रमांक है दोस्तों, इन सबको जोड़ना है और उसका डबल कर देना है। तो सी का ये वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्रिकेट में हम यहाँ देखते हैं। देखो सी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों 3 प्लस आर का देखो 18 होता है तो 18 लिखा यहाँ पे, प्लस आई का देखो 9 होता है तो 9 लिखा यहाँ से, प्लस फिर सी का कितना होता है 3 होता है, प्लस फिर के का देखो जे के आई जे के 10 11 कितना हो जाएगा इसका 11 हो जाएगा। क्रिकेट ई का कितना होता है देखो ई एफ, ई का कितना होता है प्लस एफ से पहले आता है ना 5, क्योंकि एफ का 6 है तो उसका 5 होगा। और फिर टी का देखो फिर से कितना हो जाएगा 20। तो सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा देखो हाँ तो 5 6 3 9 दूनी 18 18 और 8 26 और 3 29 का 9 हासिल 2 2 2 4 और 1 5 और 1 6 69 हो जाएगा। इसका डबल करना होगा भाइयों, तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 1 13 138 है कहीं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तो बोलता है कि आकृतियों की गिनती कीजिए कि कितने त्रिभुज इसमें हैं। जब भी इस तरह के प्रश्नों को आप हल करें दोस्तों, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आकृति होती है, ये वाली आकृति, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं 8 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ से हमें गिना 8 त्रिभुज है। अब देखो ये फिगर बनाना हमने, तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ से इस पर एक डंडी खींच दी। देखो ये सब कितना है 8 है। अब जो ये वाला काउंट हो रहा है पहले का, ये वाला हमने पहले का काउंट किया हुआ है, तो एक ये बन गया यहाँ पे और एक ये बन गया, तो 2 ये बन गए। बात समझ मारी। अब क्या किया मैंने, यहाँ से इसका भी पेट फाड़ दिया, तो कितना बना 2 ये बन गए प्लस 2 ये बन गए। अब क्या किया मैंने, ये ऐसा किया और इसको ऐसा किया, तो एक ये बन गया प्लस एक ये बन गया। अब मैंने इसको ऐसा किया, तो एक ये बन गया एक ये बन गया, तो 2 ये बन गया प्लस 2 ये बन गए कि नहीं बन गए, है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये पूरा देखो ये वाला, तो एक ये है और एक यहाँ से ये वाला है, तो 2 ये हैं प्लस 2 ये हैं। इनको जोड़ जाए कितना 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17, तो 17 क्या हो जाएंगे इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे दोस्तों 17 इसमें क्या हो जाएंगे ट्रायंगल्स हो जाएंगे इसमें। समझ बात आई। देखो 8 इसमें होते हैं, यहीं पे गिनना चाहो अगर आप लोग, देखो 8 इसमें होते हैं और 8 देखो ये वाली आकृति तो बनी हुई यहाँ पे, ये भी सेम वैसे ही बना हुआ है, इसको आप देखें तो 8 इसमें भी बन रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग, तो 8 इसमें बने और 8 इसमें बने, तो 8 इसमें से घटाना पड़ेगा और 8 एक देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, दोनों में कॉमन है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से एक ट्रायंगल आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा ना एक ठीक है, चलो तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ये वाला जो है ऐड हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे आप अगर, तो यहाँ इसके 2 पार्ट कर दिए इसने, इसके कितने पार्ट कर दिए 2 पार्ट कर दिए, तो 8 और 7 15 है ना, 15 हो जाएगा और 16 और 1 17, तो कितने हो जाएंगे 17 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने भाई प्रश्न को हल करना है। अगला देखो जरा, अगला क्या है 23वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होगा दोस्तों, तो आपने क्या करना है, हमेशा इनको काउंट कर लेना है और फिर ग्रुपिंग करनी है। तो जैसे एक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हैं दोस्तों। तो ये कैसे होगा 4 गुना आ गया 3। ठीक है, ये तो 4 के ग्रुप होंगे दोस्तों इसमें, या फिर 3 के ग्रुप होंगे। अगर हम 3 ग्रुप देखते हैं तो ऐसे देखेंगे, ये 3 ग्रुप और ये 3 ग्रुप। देखें यहाँ पे CD आया हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा CDE, देखो CDE करके देखता हूँ CDE। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब ये तो CDE है और फिर देखो D यहाँ भी है CF दोनों हर जगह। अगर मैं यहाँ पे E रखूँ अब, तो E
सी डी, ई सी डी बन गया, इसको लेके चल रहा हूँ मैं, है ना। ई नहीं, ये नहीं रखा जा सकता क्योंकि ई तो है ही नहीं दे रखा, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, एफ रखता हूँ मैं यहाँ पे, एफ सी डी। एफ सी डी को एक कनेक्शन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। चलो देखते हैं, अभी देखते, एफ सी डी बन गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर रखते हैं सी, सी एफ, और फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको रख रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ, ये सी रख दिया। अब ई रख दो यहाँ पे, ई, और फिर यहाँ पे सी रख दूँ। मगर तो कोई देखो ग्रुप बन रहा है, सी डी ई एफ डी, एफ सी डी, कुछ क्रम नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो क्या किया जाए अगर मैं चार चार ग्रुप देखूँ यहाँ पे, अगर चार चार ग्रुप देखा जाए दोस्तों, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगाओ जरा इसको, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगाओ इसको, 1 2 3 4। अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें भी लास्ट में एफ आ रहा है, इसमें भी एफ आ रहा है, क्यों ना हम यहाँ पे भी एफ रख दें, क्यों ना यहाँ पे भी एफ रख दिया, मतलब सेकंड नंबर का देख रहे हैं हम लोग, सेकंड नंबर एफ रख रहे हैं यहाँ पे देखो। तो सेकंड नंबर एफ रख दो, यहाँ मैं क्या रख देता हूँ, डी रख देता हूँ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ बने, क्रम बन गया ना। अब देखो सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, देखो क्रम बन गया ना एकदम लॉजिकली। सी डी ई एफ हर जगह बनना चाचा ग्रुप में। तो यहाँ देखो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, डी एफ ई सी और ई, ये कहीं होगा अगर तो वही आंसर होगा। देखो डी एफ ई सी ई, डी एफ, ये वाला देखो डी एफ ई सी ई, तो ये वाला आपका आंसर जाए डी एफ ई सी ई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको करना है भाई। 24th क्वेश्चन है, ये कैलेंडर से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कि बोलता है यदि सुमन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले, जबकि उसकी बहन कहती है उसको याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 जनवरी के बाद और 19 फरवरी के पहले है, तो सुमन के भाई का जन्मदिन कौन सी तारीख को आएगा। देखो भाई, ये भी जनवरी, ये फरवरी होना चाहिए था, ये भी फरवरी होगा दोस्तों, है ये फरवरी होगा। तो क्या बोलता है 15 फरवरी के बाद, तो 15 फरवरी के बाद, तो और किससे पहले बोला 18, तो ये दो डेट आपने ऐसे लिख देनी है। और ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ये दोनों डेट कभी भी उसके भाई का जन्मदिन नहीं होगा। किसके अनुसार, सुमन के अनुसार, ये सुमन कहता है। ठीक है, तो इसके बीच में डेट क्या है, 16, 17 और 18। ठीक है, और दूसरा क्या, दूसरा वक्तव्य किसका है, उसकी बहन का है। उसकी बहन क्या बोलती है कि उसके भाई का जन्मदिन कब हुआ था, 16 फरवरी के बाद। तो ये फरवरी मान के चलना, ठीक है, जनवरी गलत हो गया। तो 16 फरवरी के बाद, तो कहने का मतलब 16 तारीख तो हो ही नहीं सकती जन्मदिन, और 19 फरवरी से पहले, 19 के पहले, और यहाँ ऊपर क्या बोले 18 से पहले, तो ये 18 19 तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई। अब ये 16 के क्या बोल रहा है, 16 के क्या बोल रहा है बाद, तो ये 16, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या डेट बचती है 17 और ये 18, तो कॉमन डेट क्या आ गया आपके पास 17। तो 17 फरवरी क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका जन्मदिन माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। सबसे पहले आपने क्या देखना, ये फरवरी, ये भाई ये फरवरी लेके चलना आपने। सबसे पहले आपने क्या करना, जो दोनों डेट दे रखी है उनमें कॉमन, जैसे 15 दे रखा है और दूसरा क्या 18 दे रखा, तो ये डेट लिख दो 16, 17 और ये 18। ठीक है, तो इन डेट ये 15 और 16 तारीख तो नहीं हो सकता है। दूसरा क्या बोलो 16 फरवरी, तो ये 16 यहाँ पे लिख दी, ये वाली डेट नहीं हो सकती कॉमन। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकता जन्मदिन। और किससे पहले, 19 से पहले, और ऊपर वाला क्या बोला 18 से पहले, 18 से पहले है, मतलब 18 से पहले, तो ये वाली डेट तो खत्म हो गई। तो यहाँ पर 16 है और ये बीच में क्या है 17, तो ये 17 यहाँ भी और 17 यहाँ भी है, तो 17 तारीख को ये क्या होगा, जन्मदिन होगा भाई उसका। ठीक है, चलिए, तो 24 हो गई। 25वां देखते हैं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन, ये वेनारिक से आया हुआ है। बोलता है कि वृत्त कॉलेज के प्रोफेसर को दिखाता है। वृत्त दिखाता है किसको, कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर को दिखाता है। और ये जो आयत है ये किसको दिखाता है, आयत खोज लेते हैं पहले। आयत दिखाता है मेडिकल विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञों को दिखाता है भाई। ठीक है, अब बचा हमारे पास ये ट्रायंगल, ये किसको दिखाता है, ट्रायंगल किसको दिखाता है, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ, जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं उनको दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। बोलता है
कॉलेज प्रोफेसर, कौन सा प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, ये चयनित कर लो, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं, जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं, किंतु हाँ सर्जरी विशेषज्ञ हैं को कौन दर्शाता है, सर्जरी विशेषज्ञ को किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ देखो दोस्तों, कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ होना उसका जरूरी है। तो कॉलेज विशेषज्ञ और सर्जरी विशेषज्ञ में ट्रायंगल और वृत्त के अंतर्गत उसको आना जरूरी है। तो वो कौन है दोस्तों, यहाँ पर डी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो वाई क्या है, सब चीज़ है, वाई क्या है यहाँ पर, हर एक चीज़ है, मतलब सर्जरी विशेषज्ञ भी है, कॉलेज प्रोफेसर भी है और मेडिकल विशेषज्ञ भी है। लेकिन इसके बारे में तो कहा ही नहीं गया था। तो कहने का मतलब क्या है, डी भी है इसका आंसर और वाई भी हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं वाई दिया नहीं है, तो इसका मतलब डी निश्चित रूप से क्या है, सर्जरी विशेषज्ञ और कॉलेज प्रोफेसर है तो वाई भी है, लेकिन यहाँ वाई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ऐसा आपने इन प्रश्नों को हल कर, आप बहुत सारे बच्चे इसको जानते हो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अगला पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। ये पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 मीन्स प्रैक्टिस सेट 4 है। ये क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 है। और नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिस नंबर 5 अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 3, 2 और 1 नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देख लीजिए, और जो मैथ रीजनिंग के वीडियो मैंने पहले अपलोड कर लिए हैं दोस्तों, साथ में उनको भी ज़रूर देखिए, ताकि आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो प्रीवियस जो पेपर हुआ था या जो आगे होने वाला है उसका पैटर्न आप समझ सको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें मेरे चैनल को, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।